सुधीर और अभी मैं हाजिर हूँ नमन नेताजी श्रृंखला को लेकर के। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सुभाष चंद्र बोस का बचपन देखा था, स्कूली शिक्षा देखी थी और ये देखा था कि उन्हें ऊंची पढ़ाई के लिए, आगे की पढ़ाई के लिए कटक से कोलकाता भेज दिया गया। अब आगे की कहानी। 1913 में सुभाष चंद्र बोस कोलकाता पहुंचे। कलकत्ता तब का, आज का कोलकाता, मतलब कटक छोड़ा 1913 में। और कलकत्ता का उन दिनों सबसे नामचीन कॉलेज था, प्रसिद्ध कॉलेज था प्रेसिडेंसी कॉलेज, उसमें उन्होंने दाखिला लिया। कॉलेज में 3 गुट थे मोटे तौर पर। एक गुट था पढ़ाकुओं का, जो चुपचाप पढ़ता था और कोई चीज से मतलब नहीं, बस पढ़ने आए हैं, पढ़ेंगे, आज भी ऐसे होता है। दूसरा गुट था गुप्त क्रांतिकारी गुट। इसमें ऐसे छात्र शामिल थे जो राजनीतिक रूप से काफी जागरूक थे और बंगाल में उन्होंने कई क्रांतिकारी संगठन थे, उनसे किसी न किसी रूप में जुड़े रहते थे या उनसे सूचना वगैरह लेते देते थे, समय पर मदद करते थे। तीसरा गुट था जो प्रेसिडेंसी कॉलेज में छात्रों का, जो रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद से काफी प्रभावित था और खुद को रामकृष्ण विवेकानंद का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी मानता था। तो इसी तीसरे गुट में, जो रामकृष्ण विवेकानंद का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी खुद को मानता था, इसी गुट में थे सुभाष चंद्र बोस। कॉलेज में रहते हुए सुभाष चंद्र बोस के विचारों में परिवर्तन आने लगे। अरविंद घोष के विचारों से बंगाल आकर परिचित हुए। हालांकि अरविंद घोष तब तक पांडिचेरी, पुडुचेरी जिसे कहते हैं, वहां चले जा चुके थे, लेकिन उनके संदेश बंगाल में गूंज रहे थे। विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस से पहले ही परिचित हो चुके थे, उनके विचारों से सुभाष चंद्र बोस। यहाँ अरविंद घोष के विचारों से इनका नाता जुड़ा। इसके बावजूद सुभाष चंद्र बोस का विश्वास साधु संतों पर और धर्म पर कहीं बहुत अधिक रहा। और ऐसा भी हुआ एक दिन कि 1914 में गर्मी की छुट्टी जब हुई कॉलेज में, तो अपने एक साथी के साथ निकल पड़े चुपचाप, घर में किसी को बताए बिना, धार्मिक जगहों की यात्रा पर, किसी आध्यात्मिक गुरु की खोज में, कि कोई संत महाराज मिले तो मेरा भी जीवन सफल कर दें। हरिद्वार गए, ऋषिकेश गए, मथुरा गए, वृंदावन गए और गया भी गए। इसके साथ कुछ और जगहों की यात्रा की, जहां पर गुरुकुल था, मठ था, आश्रम था, सब जगह गए देखने की कहां पर उन्हें कोई आध्यात्मिक गुरु मिल सकता है या ऐसी जगह जहां कोई उन्हें ज्ञान दे। विवेकानंद और रामकृष्ण वाला उनको जरूर प्रभावित करता होगा कि विवेकानंद को गुरु जी मिल गए थे तो हमें भी कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे। लेकिन तमाम जगहों पर जब वो घूमे अपने मित्र के साथ, एक साथ में मित्र भी था, तो उन्हें गुरु की जगह गुरु घंटाल ही सब जगह नजर आया। वो खोजने गए थे संत और सब जगह आसाराम बापू टाइप के लोगों को देखा। और उस समय उन्होंने लिखा है अपनी आत्मकथा में, हिंदू धर्म के आधारभूत नियमों के बजाय अंधविश्वास और निरर्थक कर्म कांडों का बोलबाला है। सुभाष चंद्र बोस के भतीजे शिशिर बोस ने भी लिखा है उनकी जीवनी में, पवित्र कहलाने वाले स्थानों में हिंदू धर्म के अलंबरदारों को जातिवाद और संप्रदायवाद का धूर्ततापूर्ण अनुसरण करते देखकर सुभाष चंद्र बोस सन्न रह गए। सुभाष चंद्र बोस ने धर्म स्थलों और धर्म गुरुओं का जो पतन देखा, इसके बाद उन्होंने तय किया कि ये रास्ता ही गलत है। और उसके बाद जैसे एक दिन चुपचाप गए थे, वैसे ही एक दिन चुपचाप लौट आए अपने आवास पर, अपने घर में। प्रेसिडेंसी कॉलेज में आने से पहले तक सुभाष चंद्र बोस काफी अंतर्मुखी स्वभाव के थे, लेकिन कॉलेज में यहाँ जो छात्रों का दल मिला, गुट मिला, उसके बाद उन्होंने कई जगहों का भ्रमण किया, वाद विवाद प्रतियोगिता में लगातार हिस्सा लेते रहे, अकाल और बाढ़ राहत के लिए कई बार चंदा किया। इन सब गतिविधियों से ये हुआ कि अब थोड़ा वो खुलने लगे और जो उनका अंतर्मुखी स्वभाव था वो बदलने लगा। ऐसी स्थिति में सुभाष चंद्र बोस ने अपनी टीम के साथ एक बार योजना बनाई गांवों के भ्रमण का। देखिए, अभी तक वो कटक में रहे हैं, वो शहर उड़ीसा का, यहाँ आकर के रह रहे हैं कलकत्ता में। गांव अभी ठीक से देखा नहीं सुभाष चंद्र बोस ने, तो एक बार इन लोगों का एक भ्रमण टूर का एक प्रोग्राम बनता है कुछ दिनों का कि गांवों का भ्रमण करते हैं।
और गांव में जो उन्होंने देखा उससे उन्हें अंदाजा लगा असली भारत का और उनका हृदय तड़प उठा। अपनी आत्मकथा में लिखते हैं सुभाष चंद्र बोस, एक सप्ताह के इस अनुभव ने मुझे एक नई दुनिया दिखाई और मेरे सामने असली भारत यानी ग्रामीण भारत की तस्वीर नुमाया की, जहां धरती पर गरीबी विचरती है, लोग भूनकों की तरह मर जाते हैं और व्यवस्था पर तारी है निरक्षरता। सुभाष चंद्र बोस जब धार्मिक स्थलों का भ्रमण करके लौटे घर में, जो गए थे मथुरा, काशी, वृंदावन, हरिद्वार वगैरह घूमने, तो वो लौट करके आए तो उन्हें उसी समय जबरदस्त मियादी बुखार ने दबोच लिया और इसके साथ ही उन्हीं दिनों शुरू हो गया प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध ने पूरी दुनिया को दिखाया कि सैन्य ताकत का होना, सैन्य शक्ति का होना कितना जरूरी है अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए किसी भी देश को। और इसके बाद ही सबको ये लगा कि सैनिक शक्ति देश में होनी चाहिए अगर देश की स्वतंत्रता को बचाए रखना है। तो सुभाष चंद्र बोस अभी राजनीति में बहुत अधिक रुचि नहीं रखते थे और उनकी गतिविधियां भी उस तरह की कुछ नहीं थी, लेकिन प्रेसिडेंसी कॉलेज में आने के बाद हर दिन के साथ खासतौर पर प्रथम विश्व युद्ध को उन्होंने देखा तो अब राजनीतिक रूप से तेजी से परिपक्व होने लगे। लेकिन इसका परिणाम ये हुआ कि उनकी पढ़ाई को काफी नुकसान हुआ। एक तो कि भ्रमण में लगे रहे, तो कहीं सेवा में लगे रहे, कभी गांव का भ्रमण करने गए और परिणाम यह हुआ कि 1915 में इंटरमीडिएट का रिजल्ट हुआ तो उसमें उन्हें बहुत अच्छे अंक नहीं आए, या जितने भी टॉपर स्टूडेंट्स थे उसमें सुभाष चंद्र बोस का नाम नहीं था। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने तय किया कि अब वो अधिक गंभीरता से पढ़ाई करेंगे। बहरहाल पास तो हो ही गए और वो चले गए ग्रेजुएशन में और उन्होंने ऑनर्स पेपर लिया दर्शन शास्त्र। बीए में चले गए सुभाष चंद्र बोस, ऑनर्स पेपर लिया दर्शन शास्त्र। 1916 में जनवरी माह में प्रेसिडेंसी कॉलेज में एक बड़ी घटना हुई। हुआ ये कि वहां एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर E.F. ओटेन, और E.F. ओटेन ने एक बार ऐसा किया कि उनकी क्लास के सामने बरामदे में कुछ बच्चे हंसी मजाक कर रहे थे तो ओटेन ने उन्हें पीट दिया। छात्र इस बात पर अड़ गए कि प्रोफेसर को माफी मांगनी चाहिए, उन्होंने गलती की, पिटाई कैसे कर सकते हैं। ओटेन ने माफी मांगने से इनकार किया तो छात्रों ने हड़ताल कर दी कॉलेज में। उस समय तक प्रेसिडेंसी कॉलेज में कभी हड़ताल नहीं हुई थी, ये बहुत बड़ा मामला हो गया। तो इसका परिणाम ये हुआ कि ओटेन को लगा कि इस मामले में फंस जाएंगे। वो छात्रों के साथ मिले, बैठे और मामले को सुलह कर लिया। लेकिन इसी मामले में एक और यह बात हुई कि प्रिंसिपल ने छात्रों पर जुर्माना लगाया था और जुर्माने का दंड वापस लेने से इनकार कर दिया, मतलब जुर्माना जारी रहा। सुलह तो प्रोफेसर ओटेन के साथ तो सुलह हो गई, लेकिन छात्रों पर जो जुर्माना लगाया था वो लगा रहा। इसके ही कुछ समय बाद अगले महीने यानी फरवरी में ओटेन ने फर्स्ट ईयर के एक और छात्र को पीट दिया। यह भी भारतीय था, पहले भी जो छात्र पीटे गए थे वो भारतीय थे। इसे लेकर के इस बार छात्रों ने कहा कि अब हड़ताल वगैरह नहीं करेंगे, अब सीधे सीधे काम करेंगे, और प्रोफेसर ओटेन को एक जगह पकड़ा और बढ़िया से कूट दिया, मतलब जम करके पीटा, और यह मामला बहुत बड़ा हो गया। इस किस्से को आगे बढ़ाने से पहले मैं द फ्रीडम की ओर से उन तमाम महानुभावों के प्रति आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने आर्थिक सहयोग देकर के हमारे इस अभियान को जारी रखने, आगे बढ़ाने में मदद की है। और आप तमाम लोगों से एक सादर आग्रह, जब छात्र पिटाई कर रहे थे ओटेन की, उस समय सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें देखा था। मतलब कह लीजिए कि इस मामले के चश्मदीद गवाह थे, चश्मदीद थे सुभाष चंद्र बोस। और उन्होंने अपनी आत्मकथा में इस मामले में लिखा है, विद्यार्थियों ने बड़ी दिलेरी और दृढ़ता से सामना किया और जैसे को तैसा बनकर निपटे। अब यह बहुत बड़ा कांड हो गया, तो सरकार ने इस घटना की जांच के लिए सर आशुतोष मुखर्जी की अध्यक्षता में एक जांच समिति बना दी और इसके साथ ही एक और ये काम किया कि प्रिंसिपल को वहां से हटाने का ऑर्डर जारी कर दिया, मतलब ट्रांसफर कर दिया कि अब आप यहाँ प्रिंसिपल नहीं रहिए। प्रिंसिपल जाते जाते एक कार्रवाई कर गया। प्रिंसिपल ने काली सूची में
जो भी शामिल छात्र थे उन सबके साथ सुभाष चंद्र बोस को ही बुलाया और कहा कि बोस, तुम सबसे अधिक उपद्रवी हो, मैं तुम्हें कॉलेज से निकाल रहा हूं। और अपना प्रभार सौंपे जाने से पहले प्रिंसिपल ने इन छात्रों के साथ सुभाष चंद्र बोस के नाम की भी अनुशंसा कर दी कॉलेज से निकाले जाने के लिए। सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें सिर्फ एक शब्द कहा, धन्यवाद, और वहां से लौट गए। जांच समिति के सामने जब पेशी की बात आई तो सुभाष चंद्र बोस ने आरोपित छात्रों का प्रतिनिधित्व किया और उनकी तरफ से वो बोलने के लिए उपस्थित हुए। सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ कहा जांच समिति के सामने, मैं प्रोफेसर के साथ हाथापाई को उचित नहीं ठहरा रहा हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि छात्र बेहद भड़के हुए थे। इसके साथ ही सुभाष चंद्र बोस ने प्रेसिडेंसी कॉलेज में अंग्रेजों का जो हिंदुस्तानी छात्रों के साथ व्यवहार रहता है उसके बारे में भी बहुत विस्तार से बताया। वो काफी लंबा चौड़ा बयान है, पूरा बयान यहाँ नहीं आ सकता है, इसलिए आप समझ लीजिए कि सुभाष चंद्र बोस ने सब कुछ बताया किस तरह से दोयम दर्जे का बर्ताव किया जा रहा है या किया जाता है प्रेसिडेंसी कॉलेज में हिंदुस्तानियों के साथ। इसके बावजूद जांच समिति ने सभी छात्रों के निष्कासन की अनुशंसा कर दी, जिसमें सुभाष चंद्र बोस का भी नाम शामिल था। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने विश्वविद्यालय से आग्रह किया कि उन्हें इस कॉलेज से निकाल दिया गया है तो विश्वविद्यालय के किसी दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेने की अनुमति दे दी जाए, लेकिन विश्वविद्यालय ने इससे इनकार कर दिया। उन दिनों कोलकाता में बहुत राजनीतिक गिरफ्तारियां हो रही थी और जो निष्कासित छात्र थे उनमें से भी एक दो गिरफ्तार हो गए। ऐसी स्थिति में सुभाष चंद्र बोस के परिवार ने सोचा कि बेहतर है कि इसे वापस अभी कटक भेज दिया जाए और सुभाष चंद्र बोस को फिर से वापस भेज दिया गया कटक। सुभाष चंद्र बोस ने इस घटना के लिए, जो प्रेसिडेंसी कॉलेज में घटना हुई, कभी भी अफसोस नहीं जाहिर किया, इसका उन्हें कभी पछतावा नहीं हुआ, क्योंकि इन्हें लगता था कि जो कुछ भी हुआ है कम से कम उनका आत्मसम्मान बचा रहा। उन्होंने अपने देश का नाम नीचे नहीं होने दिया। कटक पहुंचे तो वहां सुभाष चंद्र बोस समाज सेवा में जुट गए और लोगों के लिए जो कुछ भी कर सकते थे करते रहे। वहां सभा सम्मेलन वगैरह भी करते थे, धार्मिक विषयों को लेकर के भी और राजनीतिक विषयों को भी लेकर के, लेकिन इतना अधिक राजनीतिक नहीं कि उन पर अभी प्रशासन की नजर पड़े। 1 साल तक लगभग वहीं रहे। साल भर बाद फिर वो लौटे कलकत्ता। वहां उन्होंने 49वीं बंगाल रेजिमेंट में भर्ती होने की कोशिश की, लेकिन सुभाष चंद्र बोस की आंखों का पावर बहुत अधिक था। इसका परिणाम यह हुआ कि फिजिकल टेस्ट में वो पास नहीं कर सके और उसमें उनको भर्ती नहीं किया गया। तब फिर से ये कोशिश करने लगे कि कहीं उन्हें एडमिशन मिले, अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाएं, पढ़ना चाहते थे। तो उन्हीं दिनों इन्हें ये पता चला कि विश्वविद्यालय जो है अब वो निष्कासित छात्रों को भी दाखिला लेने में छूट देगा, लेकिन उसी कॉलेज में दाखिला नहीं होगा, दूसरे कॉलेज में छात्र चाहें तो दाखिला ले सकते हैं। तो वे मिले जा करके स्कॉटिश चर्च कॉलेज के प्रिंसिपल अर्कहार्ट से, और अर्कहार्ट से उन्होंने कहा कि वे दर्शन शास्त्र में ऑनर्स करना चाहते हैं। अर्कहार्ट को भी सुभाष चंद्र बोस पसंद आए, लेकिन साथ में उन्होंने शर्त रखी एडमिशन से पहले कि पहले जा करके और प्रेसिडेंसी कॉलेज से एनओसी लेकर के आओ, वहां के प्रिंसिपल से ये लिखवा करके ले आओ कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। ये मुश्किल हो गया और परिणाम ये हुआ कि फिर उनका एडमिशन टल गया। जुलाई 1917 में जा करके यही स्कॉटिश चर्च कॉलेज में सुभाष चंद्र बोस का दाखिला हुआ और फिर उनकी पढ़ाई शुरू हुई। अब जब सुभाष चंद्र बोस का ग्रेजुएशन में एडमिशन हो चुका स्कॉटिश चर्च कॉलेज में, उन्हीं दिनों सरकार ने इंडिया डिफेंस फोर्स के लिए विश्वविद्यालयी इकाई, मतलब यूनिवर्सिटी लेवल पर एक यूनिट बनाने की मंजूरी दी थी। और ये जो बन रहा था इसमें फिजिकल टेस्ट उतना अधिक कड़ा नहीं था, उतना कड़ा मानदंड नहीं था। तो परिणाम यह हुआ कि इसमें सुभाष चंद्र बोस का चयन हो गया और उन्होंने यहाँ सेना की ट्रेनिंग ली। यह सेना की ट्रेनिंग बाद में उनके कितना काम आया इसे अलग से बताने की जरूरत नहीं। 1919 में सुभाष चंद्र बोस दर्शन शास्त्र ऑनर्स में पास हुए। वो सेकेंड टॉपर थे। अब आगे वो एमए में साइकोलॉजी लेना चाहते थे, मनोविज्ञान से एमए करना चाहते थे और योजना बना ही रहे थे कि एक दिन उनके पिता जानकीनाथ बोस ने अपने पास बुलाया और कहा कि क्या तुम इंग्लैंड जाकर के
इंडियन सिविल सर्विस ICS जिसे कहा जाता था। क्या तुम इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा में बैठना चाहोगे? तुम सोच विचार करके जवाब दो। 24 घंटा का तुम्हारे पास समय है। सुभाष चंद्र बोस के पास भी बहुत कुछ विकल्प नहीं था, तो उन्हें लगा कि अच्छा चल करके कम से कम देखते हैं क्या होता है। तो उन्होंने कह दिया कि हाँ, और इसके साथ ही जल्दी में सुभाष चंद्र बोस का वीजा पासपोर्ट बनवाया गया। वहाँ एक समुद्री जहाज जा रहा था इंग्लैंड, उसमें एक बर्थ की व्यवस्था कराई गई और सुभाष चंद्र बोस भारत से इंग्लैंड के लिए रवाना हो गए। 15 सितंबर 1919 को उनका जहाज इंग्लैंड के लिए रवाना हो गया। इसके बाद का किस्सा अब अगले वीडियो में। आप देख रहे हैं नमन नेताजी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। इनकलाब जिंदाबाद।